चलिए जी, आज फिर आपके सामने हम हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक छोटी सी नजर जरूर डालेंगे। हालांकि इस विषय के ऊपर आपको चाहे नेताओं की बात करें, कम ही चर्चा को देखने को मिलते हैं। और नेता उस वक्त खुश जब ज्यादा होते हैं जब उनकी सैलरीज या पेंशन में इजाफा होता है और सभी दल, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, इकट्ठे होकर ही एक सुर में मिलाते हैं। अभी आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र हुआ और विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ बिरले ही ऐसे नेता होंगे जिन्होंने 250 पन्नों की सीएजी की रिपोर्ट को बड़ी गहरी से पढ़ा होगा। उस सीएजी रिपोर्ट के ऊपर सदन में विशेष चर्चा की गई होगी और यह कारण आज जानना जरूरी है कि क्यों हमारे नेता सीएजी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि सीएजी एक ऐसा माध्यम है जहां पर सरकार की कमियां निकालकर आपके सामने पेश की जाती है। सरकार पूरे साल में क्या काम करती है और फाइनेंशियल ईयर्स में सरकारों के क्या काम रहते थे, ये आप तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु विधानसभा पटल के ऊपर जरूर बताई जाती है कि सीएजी रिपोर्ट को हम कंसीडर करेंगे। अन्यथा पहले की सरकारों की अगर हम बात करें तो जब सदन का लास्ट दिन होता था तभी सीएजी की रिपोर्ट पटल पे रखी जाती थी और इस विषय के ऊपर चर्चा कोई नहीं की जाती है। और आज की राजनीति में सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, किस उम्मीदवार ने बिजली का बिल नहीं भरा, क्या ये कहते हैं, सिर्फ टिक्का टिप्पणी से ही आम जनता को कहीं ना कहीं उलझाया रखा जाता है। और ये बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप ही ने देखा कि सदन में जब विधायकों की पेंशन्स के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ तब काफी ज्यादा खुश हुए। कई नेता तो यहां पर ये बोलते दिखते नजर आए कि देखिए, जब हम नेता होते थे तो हम अपने पिताजी से पैसे लेते थे। अब नेता कहें, कई नेताओं उनको नेता कहें कि समाज सेवी कहें, क्योंकि नेताओं का काम तो शायद जनता के प्रति अपनी जो पेंशन और सैलरीज भी मिलती हैं वो भी जनता के ऊपर समर्पित करने होती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में नेताओं की कोई कमी नहीं है। हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति आजकल अपने मन में ये लिए बनता है कि मैं पंचायत का प्रधान बन जाऊं या एमएलए बन जाऊं या मंत्री बन जाऊं या मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये आजकल की जो धारणा है वो हर जगह पर आपको देखने को मिलती है। परंतु इस धारणा के चलते चलते हिमाचल प्रदेश कितनी आर्थिक व्यवस्था के नीचे तले दबता जा रहा है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेता सबको बनना है, परंतु जो हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके ऊपर चर्चा किसी को नहीं करना है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ है। जो भी घाटे होते हैं, जो भी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, वो सिर्फ आम जनता के सिर के ऊपर ही जो है वो मड़ी जाती हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश आज 1 लाख करोड़ के ऊपर से जो था 1 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो ऊपर इस वक्त हो चुका है। और जो फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, वो भी कम से कम 12 या 13 हजार करोड़ तक पहुंच चुका हुआ है। तभी सीएजी की रिपोर्ट हमारे नेता पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे से बात करना, क्योंकि उस सीएजी रिपोर्ट में सरकार की नाकामयाबियां आपके पास आती हैं। हालांकि इस 250 पन्नों की पेज की रिपोर्ट को हमने पढ़ने की कोशिश की जितना समय हमारे को मिला, और हम आप तक यहां पर यह पहुंचाएंगे कि असली में सीएजी रिपोर्ट किस सरकार की जो थी इस बार पेश की गई। हालांकि मैं बता दूं कि नवंबर 2022 में चुनाव हुए थे, तो सीएजी की रिपोर्ट जो है वो आपके पास अप्रैल 2022 से लेके मार्च की 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट की पेश की गई। हालांकि नवंबर में चुनाव हुए थे, तो यहां पर जो सीएजी रिपोर्ट की पेशकश की बताई गई वो पिछली सरकारों की ही बताई गई, जो भाजपा की हमारी सरकार थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी, जिसको हम बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का घरेलू उत्पाद, जिसमें आपके पास चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे एग्रीकल्चर है, या चाहे बागवानी है, या कोई टर्शरी सर्विसेज है, या उद्योगों का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज से उत्पादन निकलता है, वो मार्च 2018 में 1,37,873 करोड़ था और 2023 तक अगर हम बात करें तो 1,93,000 करोड़ हो चुका था। मतलब 47,000 करोड़ का जो था वो इंक्रीमेंट हुआ। तो बोलने का मतलब यह है कि पिछले 2018 से लेकर 2023 की अगर हम बात करें तो मात्र 10% का ही हिमाचल प्रदेश में उत्पादन हुआ। अब ये उत्पादन तो हो गया, परंतु इसकी जो हमारे पास रिसिप्ट आनी थी, जो इस 47,000 करोड़ की जो हमारे पास रिसिप्ट आनी थी, जो सरकार को उसमें फायदा होता, उसमें टैक्स आता, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होती, वो कम से कम 22% घटा। मतलब उत्पादन तो बढ़ा, परंतु टैक्स की जो रिसिप्ट थी वो 10% कम आई। अब यहां पर एक चौंकाने वाले सीएजी के आंकड़े जरूर हमारे पास यहां पर आते हैं कि जब चुनाव होने थे, ध्यान दीजिएगा, जब चुनाव होने थे तो उससे पहले हिमाचल प्रदेश का फाइनेंशियल जो रेवेन्यू सरप्लस था, वो अगर हम
22 जो फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर हम बात करें, मतलब आपके पास अप्रैल 2022 से लेके आपके पास 31 मार्च 2023 तक, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में तो देखिए एक तो चुनाव भी होने थे और रेवेन्यू सरप्लस, अगर हम उससे पिछले साल की बात करें तो 1000 करोड़ रुपया जो था वो रेवेन्यू सरप्लस था। परंतु जब चुनाव हुए तो हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस 1000 करोड़ से गिरकर -6000 करोड़ हो गया। और जो फिजिकल डेफिसिट था जिस साल में चुनाव होने थे उससे पहले जो था वो 5780 करोड़ था, और जिस साल चुनाव होने थे आपके पास फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है वो 12000 करोड़ तक गिर गया। मतलब आप यहां पे अंदाजा लगाइए कि चुनावों के वर्ष में आपके पास फिजिकल डेफिसिट भी घटा और आपके पास रेवेन्यू सरप्लस भी घटा। ये इसलिए घटा क्योंकि अंधाधुंध घोषणाएं वहां पर कर दी गई और हिमाचल प्रदेश के खजाने में उतने पैसे नहीं थे जितनी नेताओं ने अपने मंचों से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। यही कारण था कि उनकी घोषणाओं को पूरा करते करते हिमाचल प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा था, राजकोषीय घाटे का मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ये बता दूं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, मान लीजिए मैं हूं, मेरा खर्चा 100 रुपए है, मेरा खर्चा 100 रुपए, मतलब मेरी इनकम जो है वो 100 रुपए है और मेरा खर्चा 150 रुपए है, तो जो 50 रुपए ज्यादा है वो मेरे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। तो वही था कि हिमाचल प्रदेश में उस वित्तीय वर्ष में जिस वक्त चुनाव होने थे तब ये राजकोषीय घाटा जो था 5000 करोड़ से लेकर 12000 करोड़ तक पहुंच गया, क्योंकि नेताओं के मंचों से जो थी वो अधिकतर घोषणाएं की गई। यहां पे सीएजी ने एक और चीज प्रिंट आउट किया, आपको इसमें भी ध्यान देने बात है। इस बार की सीएजी रिपोर्ट जितनी भी दिखाई गई वो आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2023 तक ही दिखाई गई, परंतु सरकार सीएजी ने यहां पे कहा कि देखिए अगर हम 31 मार्च 2024 तक की अगर हम बात करें तो सरकार के पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो आपने पैसा लिया और जो आपने काम किया, अन्य अन्य विभागों को आपने पैसे दिए, वो उनके सर्टिफिकेट दीजिए जी, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट दीजिए। वो अन्य विभाग, कई विभागों ने अपने 2800 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिए। तो सीएजी को अंदेशा ये गया कि जो पैसा हमने दिया था, सरकार, केंद्र सरकार ने दिया वो, और या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया अपने खजाने से, वो कहां पे यूटिलाइज हुआ। और इसमें मैं आपको बता दूं कि उस फाइनेंशियल ईयर में 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 1700 करोड़ के यूटिलाइजेशन सरकार, कांग्रेस सरकार के पेंडिंग थे और 1100 करोड़ तक के जो सर्टिफिकेट थे वो पेंडिंग पिछली सरकारों के थे। ये हमारी सरकारें करती हैं, इसीलिए नेता जो हैं वो इस विषय के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं। और ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे कईयों की पोलें खुलने जाती है। हिमाचल प्रदेश इतनी आर्थिक तौर मंदी से गुजर रहा है कि जितने हमारे पीएससी जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, जिसमें चाहे हम एचआरटीसी की बात करें, बिजली बोर्ड की बात करें, एचपीपीसीएल की बात करें, आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें, तमाम ऐसे पीएससी हैं जो 2023 तक 31 मार्च 2023 तक 5460 करोड़ रुपए तक के घाटे में चल रहे थे। और इसमें जो सबसे बड़ा ताज इस वक्त नेताओं की झूठी घोषणाओं से जो था, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर पड़ा, जिसका कर्जा मार्च 2023 तक जो था वो 1800 करोड़ रुपया पड़ा था, जो मतलब आपका घाटे में चल रहा था वो। और एचआरटीसी का तो 1707 करोड़, हालांकि एचआरटीसी पहले था और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बाद में था। परंतु चाहे हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें या हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात करें, ये दोनों ही बराबर चले। ये घाटों के सरताज हैं, इनके ऊपर घाटों का सरताज देना चाहिए। और इसकी कमियां कहां पे हम बताएं, ये कमियां सिर्फ सरकारों की रही, नेताओं की झूठी घोषणाओं से की गई। सब्सिडी के लेने के लिए बाद में लोगों को यह कहा गया कि आप सब्सिडी छोड़िए, जो हम सब्सिडी देते हैं वो भी छोड़िए। तो जब सरकारें केंद्र सरकार की दया से चलनी है तो हमारे को नेताओं की क्या जरूरत है जो कि हमारे को भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी उठाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एचपीपीसीएल, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका घाटा 500 करोड़। हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, इसका घाटा 360 करोड़। हमारे पास हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियली कॉर्पोरेशन, जो फाइनेंस का कॉर्पोरेशन है, उसका खुद का 180 करोड़ रुपए का जो है वो घाटा है। और इसमें एक मैं और चीज बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार में 2018 से लेकर 2023 तक अन्य शेयर बाजारों से पैसे लिए जाते हैं, स्टॉक से पैसे लिए जाते हैं, बॉन्ड से पैसे लिए जाते हैं। परंतु यहां भी सीएजी ने पॉइंट आउट किया कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, जितनी इक्विटी की हमने इन्वेस्टमेंट की 5500 करोड़ रुपए की, उसमें से भी 180 करोड़ रुपया जो था हमने पैसा लगाया 100 रुपया,
कि हमारा कुछ निवेश बढ़े और हमारे को उससे कुछ इंटरेस्ट इनकम बढ़े, परंतु उसमें से भी 5,000 करोड़ में से भी कम से कम 180 करोड़ रुपया जो था वो हमारे पास कम हुआ। तो वो ऐसी कौन सी स्कीमों में पैसा लगाया गया जहां पर हिमाचल प्रदेश की सरकार खुद ही घाटा लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है? ये बात बहुत जरूरी हो गई है। और हिमाचल सीएजी ने एक चीज और यहां पर काफी जोर लगाकर यहां पर कही कि देखिए हिमाचल प्रदेश में जो डॉक्टरों की कमी है, देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2023 में 6.7% का जो था वो बजट हेल्थ सर्विसेज पे रखा गया था, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्कीम के तहत भी 1.5% जो था वो कम रखा गया। ये मौजूदा सरकार की सीएजी की बात नहीं कर रहा हूं। सीएजी हमेशा ही अपनी रिपोर्ट जो है विधानसभा पटल पे, मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चला है, तो कम से कम 3 साल बाद उसकी रिपोर्ट आनी है। तो ये जो सीएजी ने रिपोर्ट हमारे पास इस वक्त पटल पर रखी, ये 3 साल पहले की रखी, उस वक्त की मौजूदा सरकार की रखी कि कहां कहां पे कमियां रह गई हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू है, अब 2025-26 की रिपोर्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2028-29 में आए, परंतु मुद्दे की बात यहां पर यह है कि क्यों हिमाचल प्रदेश के नेता जो अपने आप को सेवा कहते हैं, कि हम लोगों की सेवा कहते हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, हम लोगों के लिए हम खड़े हैं, परंतु फिर भी जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा कोई नहीं करता, नहीं होती है सदन पे चर्चा। ये जहां पर विधानसभाएं, चाहे धर्मशाला की बात करें, चाहे शिमला की बात करें, बड़ी बड़ी खर्चे किए जाते हैं, पूरा डिपार्टमेंट जो है सरकारी तंत्र विधानसभा सत्र को पास करवाने के लिए लगा होता है, वहां पर जाकर आपको नेता दिखते हैं सिर्फ आके सदन में विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, ये चर्चा करो, फलानी चर्चा करो, हर एक चीज की चर्चा होती है, परंतु जो मेन चर्चा है सीएजी के ऊपर हमारे मंत्री करते हैं, कोई इसके ऊपर बहस करना नहीं चाहता है। इसीलिए पिछली सरकारों में तो ये बजट सत्र के अंतिम दिन रखी जाती थी, परंतु इस बार ये पहली बार हुआ कि बजट सत्र के पहले दिन रखी गई, परंतु चर्चाओं की बात की गई, तो चर्चा इस रिपोर्ट के ऊपर कोई नहीं की गई। तो देखिए ये इस हिसाब से अगर हिमाचल प्रदेश को चलाना है तो शायद हिमाचल प्रदेश में नेताओं की कोई, मैंने खुद कहा कि नेताओं की कोई कमी नहीं है, परंतु हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियली क्राइसिस को रोकने के लिए सरकारें क्या काम करती हैं, क्योंकि इसका अंदेशा आप 2018 से लेकर 2023 तक बात कर सकते हैं। सिर्फ 47,000 करोड़ रुपए का जो था वो उत्पादन ज्यादा बढ़ा, मात्र 10% जो था वो उत्पादन बढ़ा, और उसमें से भी जो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास उस उत्पादन की आनी थी वो भी 22% हमारे पास डिक्रीज हुआ। इस वक्त हिमाचल प्रदेश को ज्यादा जरूरत है इसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हमारे नेताओं और हमारी सरकारों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आती है कि कर्जा लिया जाता है, तरक्की के लिए लिया जाता है, परंतु जब वो कर्जे के ऊपर कर्जा हम लेते जाएंगे, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी पहले ये कहा था कि जिम्बाब्वे वाले हालात ना हो जाएं, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ करने की जरूरत है। परंतु देखिए इसमें हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ही अकेला दोष नहीं दे पाएंगे, ये ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा है, और अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब केंद्र सरकार भी अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लेगी और हिमाचल प्रदेश राज्य को मजबूर किया जाएगा कि आप अपने टैक्स, अपनी कलेक्शन अपने आप कीजिए हमारी तरफ से। हालांकि मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश को 2023-24 के वित्तीय वर्ष में तकरीबन काफी ज्यादा ग्रांट जो थी वो सेंटर से आई। हिमाचल प्रदेश में जो थी वो लॉसेस काफी ज्यादा हुए रेन से, जो भी सेंटर की स्कीम्स थी उसके तहत हिमाचल प्रदेश को सरकार को पैसा मिला, परंतु सरकार हमेशा यही आरोप लगाती है कि हमारे को पैसा नहीं मिला। सिर्फ अगर केंद्र की मेहरबानियों से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाना है तो हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जो भी करना है कर लिया जाए, परंतु हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तरक्की को कहीं ना कहीं संभाला जाए। हालांकि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर लोग, चाहे हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें, चाहे हम समग्र शिक्षा अभियान के, आपने देखा पीछे काफी स्ट्राइक्स जो टीचर्स थे वो कर रहे थे। हालांकि समग्र शिक्षा अभियान जो है वो सेंटर की स्कीम है, परंतु जो हमारे बेरोजगार युवा हैं वो हिमाचल प्रदेश के ही हैं। तो तमाम अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लोग धरना प्रदर्शन, सेक्रेटेरिएट के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, क्योंकि सरकार को, लोगों को सरकार से कुछ ज्यादा उम्मीदें होती हैं, परंतु ये सरकारें कितना काम करती हैं, कितना ये तत्पर रहती हैं काम करने के लिए, ये आपको हमेशा ही सीएजी की रिपोर्ट दिखाती है। और सीएजी रिपोर्ट पे आपके पास समय मिले, अभी हमने 240 पन्नों में से सिर्फ 20 पन्ने पढ़े हैं जिसकी रिपोर्ट हमने आप तक यहां तक पेश की। आस्ते आस्ते जो हमारे पास, हम उसको पढ़ते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक
स्थिति को मजबूत करना हम और आपकी भी जिम्मेदारी है, और नेताओं की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इसको सिर्फ आगे की तरफ ले जाना सीखें। क्योंकि करप्शन अगर हम बात करें, पूरे देश में काफी ज्यादा भी करप्शन होती है, हिमाचल में भी कई बार करप्शन के मामले आते हैं, परंतु नेताओं को चाहिए कि सदन में इन चीजों की चर्चा करें, इन चीजों से भागे ना। जितना ज्यादा भागेंगे उतना ही हिमाचल प्रदेश कर्जे के गर्त में गिरता जाएगा। धन्यवाद।